हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे वन शॉट रीडिंग इंडियन फिक्शन का, जो कि वैक का सब्जेक्ट है। ठीक है। और एक और बात, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार कर लेना। ठीक है। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं मेल कर दूँगी। अपनी मेल आईडी दे देना या फिर जो भी आपको सूटेबल वे लगे वो आप मुझे बताना। ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूज़ ज़्यादा हैं बट सब्सक्राइबर्स नथिंग, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी 3 यूनिट हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन में, जिसमें से यूनिट फर्स्ट है E.M. फॉरेस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल। सो जो ये यूनिट फर्स्ट है इसमें से अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। सो ये बुक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, जो कि जिसका ऑथर था E.M. फॉरेस्टर। एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल इज़ ए क्रिटिकल बुक रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर इन 1927। ये कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन ये एक बुक है जो कि बताती है कि कोई भी अगर हम नोवेल राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें अच्छी होती हैं और क्या चीज़ जो कि इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और क्या चीज़ें उसमें बैड होती है जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। फॉरेस्टर कहता है कि हर एक नोवेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हमें एक साथ रख के ही वो नोवेल कंप्लीट बनता है। जैसे अगर हमारे यहाँ स्टोरी है नोवेल के पास, तो फिर उसके बाद कैरेक्टर आएगा, फिर प्लॉट आएगा, देन फैंटेसी, देन कॉन्स्पिरेसी एंड देन पैटर्न आएगा। ये बुक हेल्प करती है राइटर्स को, स्टूडेंट्स को एंड रीडर्स को कि कैसे नोवेल काम करता है और हाउ टू अप्रिशिएट दैम, और कैसे हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। द ऑथर एंड हिज वर्क। E.M. फॉरेस्टर, जो कि 1879 से 1970 एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, जिनकी राइटिंग जानी जाती थी क्योंकि वो सिंपल लिखते थे, क्लियर एंड इमोशनल तरीके से। वो ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप, सोसाइटी, मोरलिटी और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखते थे। कुछ उनकी फेमस नॉवेल्स हैं, जिसमें से पहला है ए रोम विद ए व्यू, जो कि लव और सोशल नॉर्म्स के बारे में बताती है। दूसरी है हार्वर्ड एंड, जो कि फैमिली, सोसाइटी, क्लास इश्यू के बारे में बताती है। थर्ड है ए पैसेज टू इंडिया, जो हमारे कल्चरल डिफरेंस और ह्यूमन प्रेजुडाइज के बारे में बताती है। उसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इसी से आता है। अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर सोल के लिए, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल में 6 मेन एस्पेक्ट होते हैं नोवेल्स की। देयर आर 6 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल। सबसे पहला स्टोरी, सेकेंड हमारा आता है कैरेक्टर, थर्ड हमारा आता है प्लॉट, देन वी हैव फैंटेसी, देन प्रोस्पेसी, देन वी हैव पैटर्नर। तो ये क्वेश्चंस हैं 6 मेन एस्पेक्ट्स। तो स्टोरी, कोई भी अगर नोवेल राइटिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक स्टोरी चाहिए। जैसे कि कोई मिस्ट्री कहानी होती है, उसमें क्या होता है, स्टोरी होती है कि लास्ट में उस क्राइम को सोल्व करना है, कि अब ये हुआ, देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, व्हाट आगे क्या होगा, देन उसके बाद आगे क्या होगा। तो ये एक स्टोरी होती है जो कि उस नोवेल को इंटरेस्टिंग बनाती है। स्टोरी सिंपल होनी चाहिए बट वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये लगे कि वो कंप्लीट ही नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा। उसके बाद अगर अब हमें स्टोरी मिल गई, अब स्टोरी को पूरा करने के लिए उसमें कौन होंगे? लोग। तो उसमें लोग ज़रूरी हैं, पीपल। ठीक है। जो कि कुछ 2 टाइप के पीपल होते हैं, एक तो फ्लैट कैरेक्टर और एक राउंड कैरेक्टर। फ्लैट जो कि सिंपल होती है, वन डायमेंशनल और प्रेडिक्टेबल, जो कि जैसे मूवी होती है उसमें एक विलन आता है और एक हीरो। तो फ्लैट कैरेक्टर हीरो को बोलते हैं एंड इसको विलन बोलते हैं, राउंड कैरेक्टर को। कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज दे मेक स्टोरी इंटरेस्टिंग। वही तो 2 लोग हैं जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कैरेक्टर्स। उसके बाद है प्लॉट, कि स्टोरी को कैसे अरेंज करेंगे। अब हमने देख ली, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद पीपल्स होने चाहिए, देन अब हमें प्लॉट करना है। हमारी जो स्टोरी है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। वो कैसे बनेगी? पहले हम जो स्टेप्स वाइज ये करेंगे, पहले एपिसोड 1, देन वी हैव एपिसोड 2, थर्ड, ऐसे करके हम एपिसोड्स बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग वो स्टोरी चलेगी। कि स्टोरी में व्हाट हैपन्स हमने बताया, प्लॉट में कि कैसे इवेंट्स को हम कनेक्ट करें जो कि सेंस बनाए। एपिसोड 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है एपिसोड 1 3 से रिलेटेड होगा।
तो एक सीक्वेंस में हमें बनाना है। उसके बाद आता है फैंटेसी, मतलब इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एलिमेंट्स होने चाहिए उस नॉवल के अंदर, ड्रीम्स, मैजिक, अनरियल इवेंट्स। और ये नहीं है कि स्टोरी रिचर ही ज़रूरी हो, कैसे भी स्टोरी चल सकती है। उसके बाद आता है प्रोफेसी, जो मैसेज है और मोरल है स्टोरी का वो साफ होना चाहिए, जैसे कि एक्सप्लेन ऑथर व्यू ऑन लाइफ, सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर। कुछ नॉवेल्स शो करते हैं ऑनेस्टी, काइंडनेस के ऊपर। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप ऑनेस्टी के ऊपर बात कर रहे हो, काइंडनेस के ऊपर बात कर रहे हो, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर। तो मैसेज शुड बी क्लियर। आफ्टर दैट पैटर्न, ऑल पार्ट्स ऑफ नॉवल फिट टुगेदर। अब एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 एक सीरीज़ है, उसके 4 एपिसोड्स है, 5 एपिसोड्स है। सो वो सब एक दूसरे के साथ फिट होने चाहिए। अगर हम उसका जैसे कंबाइन करके हम वन शॉट बना दें उसका, तो ये फिट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अलग से एपिसोड उठाया हुआ है, ये अलग से उठाया हुआ है। सो वो कंबाइंड होने चाहिए, वन शॉट में भी अच्छे से काम करे वो, एक बुक की तरह बैलेंस्ड होना चाहिए। और ओवरऑल जो डिज़ाइन है स्टोरी का, प्लॉट का, कैरेक्टर का, थीम का, ठीक है। अब इसके कुछ PYQ हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहला है क्वेश्चन है व्हाट, ये 2024 का PYQ है। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन आए थे इसी फर्स्ट यूनिट से, और एक शॉर्ट नोट आया था अलग से। सो व्हाट आर द कॉमन लिटरेसी डिवाइसेस यूज टू एनालाइज ए नोवेल। एक नोवेल को एनालाइज करने के लिए क्या कॉमन लिटरेसी डिवाइसेस यूज होते हैं, तो उसमें लिखना है हमें ये एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, 6 के 6 लिखने हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस विद एग्जाम्पल, सो यू हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द पॉपुलैरिटी ऑफ नोवेल इन 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में कोई अगर नोवेल लिख रहा है तो नोवेल लिखते समय उसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे वो पॉपुलर हो नोवेल। तो यही फिर से एस्पेक्ट्स निकले हैं नोवेल के। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिक्शन ऑन रीडर, तो इसमें भी यही चीज़ लिखनी है, सेम टू सेम 6 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, 6 इसमें और 6 इसमें। इम्पोर्टेंस ऑफ नरेशन इन फिक्शन, इसमें भी यही लिखना है, लेकिन ये हमारा है शॉर्ट नोट, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको छोटा करके लिखना है शॉर्ट नोट में। उसके बाद आता है एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। फॉरेस्टर का आइडिया बहुत ज़्यादा सिंपल था और इजी टू अंडरस्टैंड था, लेकिन वो कहता है कोई भी स्टोरी सर्वाइव नहीं कर सकती बिना कैरेक्टर के, बट वो सर्वाइव कर सकती है। एक सिंपल स्टोरी अगर होगी तो वो बिना कैरेक्टर के सर्वाइव कर सकती है। ही सेपरेट, स्टोरी और प्लॉट को अलग अलग दिखाता है और राइटर को स्ट्रक्चर बताता है। द नोवेल ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर कोई भी नोवेल लिखना है तो वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे, अगर कोई ऑथर है तो वो जहाँ से भी आया है वो वहाँ का कल्चर लिखेगा, क्यों, वो उसके बारे में ज़्यादा जानता है। कैरेक्टर, इवेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफन रियल लाइफ सिचुएशंस वगैरह होती हैं, तो वो सब वहाँ की लिखेगा जहाँ से वो ऑथर आया है। सो इसलिए जो ये रियल लाइफ सिचुएशंस अफेक्ट करती है सोसाइटी को, हाउ इंडिविजुअल रिफॉर्म्स चेंज इन सोसाइटी। नोवेल के थ्रू हम जो रीडर्स कैन लर्न अबाउट पीपल, कम्युनिटी एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें सोशल नॉर्म्स, ह्यूमन इमोशंस, मोर डिलेमाज आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, बंकिम चंद्रा चटर्जी, जो कि आनंद मठ उनकी एक बुक थी, एंड ये वही पर्सन है जिन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था, वंदे मातरम वाला। आनंद मठ इनकी बुक थी। उसके बाद हमारा है ये कौन है, 1838 से 1894 एक फेमस इंडियन राइटर और थिंकर है। ये बंगाली में लिखते हैं एंड इनका वर्क बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लिटरेचर, बिकॉज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे नॉवेल्स को हिस्ट्री लिंक, वो जो हमारा ये होता है रिलीजन एंड सोशल आइडियाज़ के बेसिस पे। इनके जो नॉवेल्स हैं वो बेस्ड होते हैं भक्ति के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, पेट्रियटिज्म एंड लव फॉर इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के ऊपर। इसके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जिसमें आता है दुर्गेश नंदिनी, इनका जो फर्स्ट नॉवल था वो था दुर्गेश नंदिनी। फिर आता है कपाला कुंडला जो कि लव और सोशल इश्यूज़ के बेस है। फिर आनंद मठ जो कि देशभक्ति, नेशनलिज्म और सेक्रीफाइस के ऊपर बेस है। अब आता है समरी, आनंद मठ की जो ये जो नॉवल था इसकी समरी क्या थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो नॉवल है इसकी समरी क्या थी, तो ये नॉवल बंगाल में जब 18th सेंचुरी के अंदर फेमिनाई आई थी, मतलब जिसको भुखमरी बोलते हैं, वो आई थी 1770 में, तब ये नॉवल लिखा गया था।
ये फोकस करता है सिंपल लोगों पे, जैसे कि भिक्षु, फ्रीडम फाइटर्स जो कि स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट द फेमेनाई और जो इनजस्टिस और जो करप्शन हो रहा था। मेन स्टोरी के पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो बंगाल में ट्रिबल फेमेनाई थी, तो उससे क्या होता था, लोग भूखे मर रहे थे और विलेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो भिक्षु होते थे वो खड़े होते थे फाइट करने के लिए, ऑपरेशन के लिए, फिर उनको ऑपरेश कर दिया, दबा दिया जाता था। परिनाथ ये एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जो कि मेन कैरेक्टर है वो फाइट करता है फॉर द जस्टिस और जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करता है। उसके बाद ये नोवेल शो करता है हमें सेक्रीफाइस, ब्रेवरी, डेडिकेशन ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर्स। स्टोरी एम्फेसिस मोलरिटी, पेट्रियटिज्म एंड करेज। तो सबसे पहले इसमें देखो, अब ये नोवेल लिखने के जो एस्पेक्ट्स है जो यूनिट 1 में थे वो कैसे हैं। सो यूनिट 1 में सबसे पहले हमें क्या था, स्टोरी, फिर उसके बाद वी हैव पीपल, फिर वी हैव जो ये मेन कैरेक्टर, तो ये मेन एस्पेक्ट्स हैं जिसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद हमारे पास ये सेक्रीफाइस, ब्रेवरी, डेडिकेशन, ये हमारा देखो यहाँ पे इंक्लूड होगा। लेट मी शो यू। हमारा आएगा ये प्लॉट पे नहीं, फैंटेस्टी पे आएगा, फैंटेस्टी पे आएगा। उसके बाद हमारा ये है जो फाइनल मैसेज था, ये फाइनल मैसेज है, ठीक है। आनंद मठ एक क्रिटिकल कमेंट्री। द नोवेल ये हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और पेरियोडिक वर्क पे बेस्ड था। इसमें हमारी नेशनल देशभक्ति, सोशल जो प्रॉब्लम्स आई थी और जो करज और सेक्रीफाइस को शो किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो नोवेल है वो हमें बताती है लव फॉर द कंट्री। मोंक्स एंड जो विलेजर्स हैं वो फाइट करते हैं खुद के लिए नहीं, बल्कि वो जस्टिस और फ्रीडम के लिए। इट इंस्पायर्ड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और इसमें एक मैसेज ये है कि वन शुड सेक्रीफाइस पर्सनल कंफर्ट फॉर द कंट्री। अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए खुद का एक पर्सनल कंफर्ट अगर एक बार हम सेक्रीफाइस भी कर देते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये करना चाहिए, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए। द सॉन्ग वंदे मातरम ये दिया था। वंदे मातरम सॉन्ग इसी नोवेल का एक पार्ट है, तो इसमें मदरलैंड इंडिया बोला गया है। इस पे भी एक PYQ आया हुआ है, आई शो यू। ओके, द सॉन्ग बिकम ए सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और इन फ्रीडम फाइटर्स ने गाया था। इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द हार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड लीडर्स अलाइक। सो इसमें कुछ PYQs है। नेशन एज द मदरलैंड इन आनंद मठ, सबसे पहला यही एक्सप्लेन करना। व्हाट रोल डज द रिवोल्यूशन प्ले इन कंसोलिडेटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन आनंद मठ, इसमें हमें ये एक्सप्लेन करना है। बाद में है वंदे मातरम सॉन्ग, इसमें भी यही एक्सप्लेन करना है। ये भी 2024 का सेम PYQ है। व्हाट आई डिड कि उसमें मैंने एक PYQ लिया, एक साल का, जैसे कि 2025 का हमने PYQ लिया, उसके हमने यूनिट वाइज क्वेश्चंस अलग अलग कर दिए। यूनिट 1 के, यूनिट 2, 3। सो यूनिट 1 के वी हैव कवर्ड, यूनिट 2 वी हैव कवर्ड, नाउ इट्स कम टू यूनिट 3। अब है एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो नोवेल है ये जो 1770 में बंगाल में फेमिना आई थी उसके ऊपर बेस है, ठीक है। उसके टाइम पे जो करप्शन किया था ऑफिशियल्स ने, ऑफिसर्स ने, और जो स्ट्रगल था विलेजर्स का, पीजेंट्स का, और इसमें हम लिख सकते हैं मॉन्क्स का, भिक्षु का, तो उस पर बेस्ड है ये। इश्यू ऑफ जेंडर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आया हुआ है। एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन इन आनंद मठ PYQ। इश्यू ऑफ जेंडर, वुमेन इन द नोवेल फेस ऑपरेशन एंड सोशल डिफिकल्टीज। वुमेन को बहुत सारी सोशल डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी। देयर सफरिंग इज सोन ड्यूरिंग, उनकी जो सफरिंग है मेन कब सो हुई थी, फेमिनाई और पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम पे। फेमिनाई क्या होता है, जब हमें खाने को खाना नहीं मिलता और रहने को घर नहीं मिलता। और पॉलिटिकल अनरेस्ट जब वॉयलेंस होता है और जो कि कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करता है। तो ये वुमेन के चैलेंजेस को शो करता है जो कि वनरेबिलिटी है। देन वी हैव नेचुरल क्लाइमिटी। नेचुरल क्लाइमिटी में आता है फेमिनी सेंट्रल टू द स्टोरी। इसमें सफरिंग, पुअर्टी और हंगर, पीपल लूज देयर होम, हमें होम, घर, जॉब वगैरह सब कुछ लूज कर दिया गया था। द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट एंड फीचर फिल्म। आनंद मठ एक हिस्टोरिकल नोवेल है जो कंबाइन करता है फिक्शन विद हिस्ट्री, फोकस करता है पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड सोशल इश्यूज़ में। ये एक पॉलिटिकल नोवेल है क्योंकि ये इंस्पायर करता है नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म को। मैनी पार्ट्स नोवेल के
अडप्ट किए गए हैं फिल्म्स में, अब इस पे फिल्म्स भी बनी हुई हैं। कीपिंग द स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, द पैट्रियोटिक मैसेज एंड द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम, जो कि आज नेशनल एंथम भी है हमारा। उसके बाद है यूनिट 3, इसमें चामन नाहल आज़ादी, ठीक है। इंट्रोडक्शन। आज़ादी एक नोवेल है जो कि किसने रिटन की थी, चामन नाहल 1975 में। आज़ादी एक नोवेल है जो कि रिटन बाय चामन नाहल इन 1975। ये इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, इंडिया जो पाकिस्तान से 1947 में इंडिया अलग हुआ था और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो ये जो पार्टीशन होता इसके ऊपर बेस है ये आज़ादी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आज़ादी, जो कि चामन नाहल ने लिखी थी 1947। ये लिखी थी 1975 में, लेकिन बेस्ड है उसके ऊपर इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम सेपरेट कंट्री, जब ये दोनों अलग अलग कंट्री बनी थी। इन नोवेल शो करता है पेन, वॉयलेंस एंड सफरिंग कोज्ड बाय पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था तो जो लोग इंडिया के अंदर रहते थे उनको पाकिस्तान भेज दिया गया, जो पाकिस्तान में थे उनको इंडिया लेके आया गया, जो मुस्लिम और हिंदू वगैरह करके, ये हिंदू और मुस्लिम करके डिवाइड हुआ था। तो ये ऐसे इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। ये उसके ऊपर बेस है ये नोवेल। ये इमोशनल स्टोरी है जो कि रीडर्स को हेल्प करती है हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब आता है ए ब्रीफ नोट ऑन इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश ओपन राइट्स। अब हम इसमें क्या लिखते हैं इस बुक के अंदर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स लिखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन वगैरह के बारे में, सोशल इश्यूज जैसे पुअर्टी, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, और उसके बाद लव, लॉस, फैमिली आइडेंटिटी, और उसके बाद रियल इवेंट्स ऑफ पार्टीशन, हाउ पीपल सफर्ड एंड सर्वाइव्ड, सो फियर, लॉस, होप, इन सब के बारे में हम इस बुक में लिखते हैं। इमोशनल, पर्सनल, हिस्टोरिकल, आज़ादी जैसे कि ये है हमारी नोवेल, और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में। नाउ वी हैव द अबाउट द राइटर। ये राइटर था चामन नाहल, जिन्होंने आज़ादी नोवेल लिखा था। ये 1927 से लेके 2013 वॉज एन इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट था। ये पार्टीशन के बारे में, सोशल चेंजेस, ह्यूमन सफरिंग के बारे में लिखता है। ये जो लिखता था ये सिंपल, क्लियर और इमोशनल राइटिंग थी। और इन्होंने कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि द ब्रोकन मिरर, द सीड्स ऑफ गॉड, गॉड लिटिल सोल्डर। ये ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में लिखता था। आज़ादी की समरी, अब डिटेल्ड समरी। द स्टोरी ऑफ आज़ादी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो आज़ादी बुक थी उसमें एक स्टोरी थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला द ल्यूल, सेकंड द स्ट्रोम, थर्ड द आफ्टर मैथ। द ल्यूल मतलब कैसे पार्टीशन शुरू हुआ था। सोइंग द पीसफुल लाइफ इन पंजाब, फैमिलीज लिव टुगेदर पीसफुली। देखो बिगेन कब हुआ था पार्टीशन, ये शो करता है कि अच्छे खासे लोग पंजाब में रहते थे आराम से, फैमिलीज टुगेदर रहती थी पीसफुली, शांतिपूर्वक। हिंदू चाहे सिख चाहे मुस्लिम, सब शांति से रहते, लोग खुश थे, हैप्पी थे और काम करते थे और नॉर्मल तरीके से लोग रहते थे। देर आर हिंट्स ऑफ ग्रोइंग टेंशन बिटवीन ए रिलीजन, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ हिंट्स मिलती हैं जहाँ पे टेंशन स्टार्ट हो गई थी रिलीजन कम्युनिटीज़ के बीच में। और यहाँ पे एक दूसरी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान, वो भी चेंज हुआ था। उसके बाद हमारा ये पार्टीशन की बारी आई थी। उसके बाद जो ये लाइफ है यहाँ पे शांतिपूर्वक दिखती है, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयाँ आने स्टार्ट हो गई थी। तो ये है बिगनिंग फेज ऑफ पार्टीशन। दिस इज़ व्हाट बिगनिंग फेज ऑफ पार्टीशन। उसके बाद आता है द स्ट्रोम। अब पार्टीशन आ गया था, द स्ट्रोम में आता है हमारा, ठीक है। ओके, दिस इज़ द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये टाइम था पार्टीशन का जब वॉयलेंस ब्रेकआउट, हिंसा होने लगी थी, जो कम्युनिटीज़ थी वे डिवाइड हो गई थी। नेबर्स टर्न इनटू अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे लोग, घरों को जलाने लगे, लोग एक दूसरे को मारने लगे, और जो फैमिलीज थी वो सेपरेट हो गई। मुस्लिम्स थे माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, हिंदू सिख जो कि थे इंडिया आ गए। तो देखो मुस्लिम थे, हिंदू थे और सिख थे। तो मुस्लिम चले गए पाकिस्तान में और हिंदू और सिख आ गए हमारे इंडिया के अंदर। अब फैमिली को डेंजर फेस, फियर, लॉस वगैरह फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। और माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर आफ्टर मैथ, अब पार्टीशन हो गया तो अब क्या हुआ, अब आफ्टर पार्टीशन पीपल फेस हार्डशिप इन न्यू प्लेसेस। अब लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे तो अब वो रिफ्यूजीज में रहने लगे, जो कि कैंप थे जो कि सरकार ने लगाए थे उनमें। अब उन्होंने जॉब ढूंढनी थी, रिलेटिव्स, होम सब खो दिए थे, सब ढूंढने थे। अब वो डिस्प्लेस्ड हो गए थे, इनसिक्योर थे एंड ट्रोमा वाली सिचुएशन आ गई थी।
पीपल सो करते हैं कि कै इसके अंदर लोगों ने अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट की। हाउ पीपल ट्राई टू बिल्ड रीबिल्ड लाइफ, नई कम्युनिटीज़ बनाई, कुछ आशा मिली कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अब हमारा इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ओन लाला कांची राम इन आज़ादी पीवाई क्यू द स्ट्रोम एंड द आफ्टर मैथ। इसमें हमें क्या लिखना है, मतलब क्वेश्चन हमारा सिंपल है, इसमें हमें पीवाई क्यू पूछा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ओन लाला कांची राम, ये हमारा इतना पीवाई क्यू है। इसमें हमें लिखना क्या है वो मैंने बताया, द स्ट्रोम के बारे में लिखना है सारा, और द आफ्टर मैथ के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये हमारी यूनिट 1, 2 एंड 3 तीनों कंप्लीट हो गई। इफ़ यू वांट पीडीएफ देन यू कैन कमेंट डाउन। सो ऑल द बेस्ट।